गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं वो जल्दी से लाइव आइए। गुड आफ्टरनून। ओके, सुधांशु सिन्हा आ चुके हैं, प्रेम प्रकाश, बेबी कुमारी, अमन राजपूत, प्रेम प्रकाश, बिहारी अभिनय गुप्ता जी, अमन राजपूत, नरोत्तम, चंदन बेहरा और देवेंद्र कुमार, रोहित अटल, बीटू, नरोत्तम, सुरेश कुमार मीना, लखन पावर। ओके, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव। हाँ जी, एक कह रहे हैं, अच्छा राहुल जी का कहना है कि मैम फिजिक्स की क्लासेस कब से लगेंगे। तो राहुल जी, आप शायद इस क्लास में नए आए हैं क्या? मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि अभी इस वीक 4 से 5 दिन मुझे लेनी थी। चलो फिर एक काम करेंगे, कल और परसों। कल शुक्रवार है ना, तो कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है। शुक्रवार और शनिवार, इन 2 दिनों के अंदर आपकी भौतिक विज्ञान की क्लास लगेगी। ठीक है, खुश आप तो? और फिर संडे और मंडे की छुट्टी रहेगी आपके बैच में। आपके बैच में नहीं, टोटली सारे के सारे बैच हम ऑफ रखने वाले हैं, क्योंकि संडे को रक्षाबंधन है और हर कोई टीचर, हमारे यहाँ जितने भी सारे टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स आउट ऑफ दिल्ली के हैं। कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जो यहीं से दिल्ली में ही हो, दिल्ली में राखी मना के वापस आपसे पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो मंडे को सब लोगों की वापसी होगी, तो ट्यूसडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो कल और परसों आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, याद रखिएगा इसी टाइमिंग पर 5 से 6 वाले स्लॉट में ही अंकुर सर पढ़ाएंगे आपको। और फिर संडे मंडे की 2 दिन की छुट्टी होगी, ट्यूसडे से वापस पूरा वीक मैं लूंगी आपकी क्लास में। ठीक है, ऋषि दीवान भी क्लास में प्रेजेंट है। ओके ऋषि जी, ठीक है। रोहित अटल, ठीक है। रोशनी कुमारी, जितेंद्र सिंह, रविंद्र, चलो बहुत सारे बच्चे आ गए जिनका नाम रीड किया था। लास्ट क्लास में हमने साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान में हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बच्चों सेल डिवीजन के बारे में। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? सेल डिवीजन के बारे में। कल मैंने कहा था कि कल की क्लास से हम सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 2 क्लास में सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सेल डिवीजन जैसे हिंदी में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं इस चैप्टर से। कोशिका विज्ञान, कोई भी एग्जाम दो सब में कोशिका विभाजन, कोई भी एग्जाम दो सब में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? कान्हा जी, मेरी तरफ से बफरिंग नहीं हो रही है, अपनी तरफ से देखो, मेरी तरफ से बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बफरिंग हो रहा है? नहीं बेटा, मेरा इंटरनेट एकदम सही चल रहा है, कोई बफरिंग नहीं है मेरी तरफ से। आपके साइड से इंटरनेट कमजोर होगा, इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा होगा। चलो अब जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। सेल डिवीजन क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था, याद करो, जब आपके बैच में, कि सबसे पहले हमारे बॉडी में एक सिंगल सेल बनती है और इस सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट या युग्मनज बोलते हैं। फिर यही सेल अपने आप को डिवाइड कर कर ऐसे 2 नई सेल बना रही है, फिर इससे नई सेल बनेंगी, फिर इससे नई सेल बनेंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी सेल्स हमारे बॉडी में बनती रहेंगी। और जब बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है क्या? 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी वीडियो में चेक कर लूं, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करवा लेती हूं अगर बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है तो। शायद हो सकता है इंटरनेट वगैरह कमजोर हो। वैसे मेरे को इंटरनेट तो सही दिख रहा है, एकदम नहीं हो रहा है बफरिंग। अभी ऑल ओके है? ठीक है, चलो ओके। तो ये कुछ बच्चे होंगे जिनके शायद उनके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम होगी ना। अब सही है? ठीक है। एक बार चेक भी कर लेना आप ना कि कहीं बफरिंग हो रही है, तो फिर उसके हिसाब से मैं थोड़ा देखूंगा ना। चलो सुनो, देखो सेल डिवीजन क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहली क्लास में ही आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि भैया सबसे पहले हमारे बॉडी में एक सेल बनती है, एक कोशिका बनती है, और पहली सेल को नाम क्या देते हैं हम? जाइगोट बोलते हैं। देन क्या होता है बच्चों, इसी एक सेल से और बहुत सारी अनेकों सेल्स बनती रहती हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये सेल डिवाइड हुई और डिवाइड होकर ये जो 2 नई सेल बनाई है, इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। और हमारे बॉडी में इस एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनी और बहुत सारी सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं?
टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। फिर मैंने कहा था टिश्यू से बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से कोई भी लिविंग बॉडी कंप्लीट हो जाता है। तो एक बात बताओ कि अगर ये सेल डिवाइड नहीं होती, तो अगर इस जाइगोट ने कभी डिवाइड नहीं किया हुआ होता तो ये नई सेल्स नहीं बनती, और जब इतनी सारी सेल्स नहीं बनती तो टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू नहीं बनता तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन नहीं बनता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता तो क्या हमारा शरीर बन पाता? नहीं बन पाता। इसका मतलब मैम इस सेल से लेकर, यहां से लेकर और यहां तक का जो आपके ऑर्गन्स बनकर और एक पूरा लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, जैसे जैसे ग्रोथ हुई टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या हो जाएगा, आप बताओगे बेटा पूरा लिविंग बॉडी बन गया। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये डिवीजन हो रहा है और जिससे ग्रोथ हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सेल डिवीजन कहा जाता है, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। एक बार फिर से सुनो कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बनाती है। मान लो ये सेल है, इसने अपने आप को ऐसे बीच में से डिवाइड किया और डिवाइड करके इसने दो नई सेल्स बना दी। तो जिस प्रोसेस के थ्रू इस सेल ने डिवाइड किया है उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन, उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन, उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। अब मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुन लेना, कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल ध्यान मत दो, कमेंट मत करो, मैं नहीं पढ़ूंगी आपके कमेंट लास्ट में पढ़ूंगी, कोई डाउट होगा तो। जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है, इस सेल ने डिवाइड किया तो जो करती है उसे या तो बोलोगे ओल्ड सेल, ये पुरानी थी, नहीं पुरानी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई है, तो उसे या तो बोलते हो आप पुरानी कोशिका, या इसी सेल को हम दूसरा नाम देते हैं बच्चों पेरेंट सेल। वो सेल जो अपने आप को डिवाइड करती है उसे पितृ कोशिका या मातृ कोशिका कहा जाता है। और डिवाइड कर कर ये जो दो नई बनी है सेल, इन्हें कहा जाता है बच्चों डॉटर सेल। इन्हें क्या कहा जाता है? डॉटर सेल या पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। तो ये बताओ कि सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होने वाला एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। मैंने एक सेंटेंस आपको 10 से ज्यादा बार बताया कि हमारे बॉडी में हर दिन हजारों सेल मरती हैं और हजारों ही नई बनती हैं। तो नई किस प्रोसेस के थ्रू बनती हैं? इसी प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। तो जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है उसे पेरेंट सेल या पितृ कोशिका या मातृ कोशिका या पुरानी कोशिका कहा जाता है। और जो डिवाइड होकर बनी है उन्हें डॉटर सेल या इन्हें कहा जाता है न्यू सेल, नई कोशिकाएं कहा जाता है। और जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड कर कर डॉटर सेल बना रही है, उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। Cell division is a biological process in which parent cell is divided into daughter cell. कोशिका विभाजन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मातृ या पितृ कोशिका अपने आप को विभाजित करके पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब एक बच्चे ने कल परसों पूछा था मैम सेल डिवीजन की जरूरत क्या है? भाई साहब अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारे बॉडी की क्या रुक जाएगी? ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास सिर्फ हमारा नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस उनकी सेल्स करती हैं उसी को सेल डिवीजन कहा जाता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, विकास और वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है सेल डिवीजन। मान लो आपको इस हाथ के इस हिस्से में चोट लग गई, चोट लगने से यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, आपका मांस फट गया, तो बच्चों इस एरिया में बहुत सारी सेल्स मर गई हैं, लाखों करोड़ों सेल्स मर गई हैं। अब थोड़े दिन के बाद ये घाव भर जाता है, तो ये घाव भरेगा तो यहां नई सेल चाहिए होंगी, और जिस नई सेल कहां से आएंगी? सेल डिवीजन के थ्रू आएंगी। तो भैया सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो आप सेल का सेल में ही पड़े रहते, आप इंसान बनते ही नहीं। कोई गाय गाय है तो वो बनती ही नहीं, कोई भैंस भैंस है तो वो बनती ही नहीं, सिर्फ सब में सेल पड़ी रहती। तो सोचिए आप सेल हो, सेल आप कभी देख पाए हो? नहीं देख पाते, तो आपको भी कोई नहीं देख पाता। हम इतने बड़े कैसे हो गए? क्योंकि हमारे सेल्स में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, कौन सा? सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन। याद करो, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था जब मैंने सेल थ्योरी करवाया था, वहां पर मैंने कहा था ओमनी सेलुला ए सेलुला। उसका मतलब क्या था, हमेशा पुरानी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है हमारे बॉडी में, वही अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बनाती हैं। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हाँ जी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? याद करो, प्रेम प्रकाश ने बिल्कुल गलत आंसर दिया है। मैंने कहा था लैटिन लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दिया गया था ओमनी सेलुला ए सेलुला। बताओ ये किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत करवाया था, वहां पर ये स्टेटमेंट पढ़ाया था, आपको पता है? यस, बहुत सारे बच्चों के सही आंसर है ना। दीपक आपका आंसर गलत है, अनीश आपका आंसर गलत है। रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट था। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या था, जितनी भी पुरानी सेल्स हैं वो अपने आप को डिवाइड कर कर हमारे बॉडी में नई सेल्स बनाती हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होती है उसी तो सेल डिवीजन कहते हैं। तो आज के बाद कभी ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन मत पूछना कि मैम सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ होता तो आप आज इंसान ही नहीं होते। आपका ना कान होता, ना नाक होती, ना आंख होते, आपके ऑर्गन्स बनते ही नहीं। और अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो आपको जो चोट लगती है, जो घाव लगते हैं, घाव भरते हैं, वो घाव कभी भरता ही नहीं आपका। तो याद रखिएगा सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, ये तो बता दोगे सेल डिवीजन की डेफिनेशन लिख लोगे कि भैया जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? हम सेल डिवीजन कहते हैं, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जो आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से आप खुद से नोट कर लोगे। अब बात करते हैं कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। एक कह रहे हैं मैम प्लांट में सेल डिवीजन होता है। अरे बिल्कुल होता है प्लांट में। एक प्लांट आपने इतना छोटा सा लगाया, धीरे धीरे इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हो जाता है। तो क्या प्लांट में सेल डिवाइड नहीं हुई है? अगर प्लांट के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता तो इतना बड़ा पौधा इतना बड़ा कैसे बन गया आज पेड़? प्लांट में भी सेल डिवीजन होता है, कभी बोल मत देना ऐसी बातें, ठीक है? चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। जब आप बात करते हो सेल डिवीजन का तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस हिंदी में इसे कहा जाता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। दूसरा होता है माइटोसिस। दूसरा होता है माइटोसिस, हिंदी में कहा जाता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री। और 3 नंबर पे जो आता है उसे कहा जाता है मियोसिस, और हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों हिंदी के टर्म से याद करना आसान से समझ में आ जाएगा। हिंदी से याद करोगे, हिंदी के टर्म से, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। असूत्री, सूत्र का मतलब है यहां पर गुणसूत्र, और गुणसूत्र का मतलब होता है बच्चों क्रोमोसोम। मैं पढ़ा चुकी हूं आपको कि हमारी सेल्स में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और जो हमेशा किस में होती हैं? पेयर्स में होती हैं, जोड़ियों में होती हैं, ऐसे उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्रोमोसोम बोलते हैं, उन्हें हम गुणसूत्र बोलते हैं। और मैंने कहा था हमारे बॉडी की प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारे शरीर की हर एक कोशिका कितने पेयर्स क्रोमोसोम लेकर बैठी है? 23 पेयर। पेयर हमेशा लगाना है क्योंकि क्रोमोसोम कभी सिंगल नहीं हो सकता, वो हमेशा जोड़ियों में होगा, इसलिए आपको हमेशा पेयर्स बोलना है, ठीक है? तो हमारी हर एक सेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप बॉय हो, अगर आप लड़के हो, तो आपके अंदर कैसे होंगे? 44 + X, Y। और अगर आप गर्ल हो, अगर आप लड़की हो, तो 44 + XX होंगे। बस ये डिफरेंस है। लड़कों में होते हैं X और Y, लड़कियों में होते हैं XX। ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं आपको पहले, ठीक है? तो इतनी बात मैं पहले क्लियर करवा चुकी हूं। असूत्री, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का मतलब जो जोड़ियों में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं? तो आप बताओगे 23 पेयर्स होते हैं। ये बात तो मैम ने पहले ही पढ़ा दी है। अब सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिए। एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन।
वो विभाजन जिसमें गुणसूत्रों का कोई डिवीजन नहीं होता, जिसमें गुणसूत्रों का कोई विभाजन नहीं होता। और बच्चों एक बात बताऊं, गुणसूत्रों का विभाजन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर सेल डिवीजन ही नहीं हुआ। इस सेल के अंदर मान लो, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं, 2 जोड़ी क्रोमोसोम है, तो अगर ये सेल डिवाइड हुई होती तो पक्का इससे जो 2 नई सेल बनी होती, तो इसमें भी कुछ क्रोमोसोम जाते, कुछ इसमें जाते। कितने जाते, क्या जाते, वो छोड़ दो। जब भैया क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ ही नहीं, इसका मतलब इस सेल में कोई डिवीजन हुआ ही नहीं। इस टाइप के सेल डिवीजन को कहा जाता है एमाइटोसिस। मतलब ऐसा कोई सेल डिवीजन जिसमें नो सेल डिवीजन। नो सेल डिवीजन का मतलब है जहां पर कोई कोशिका विभाजित ही नहीं हुई। और लिख लो नो क्रोमोसोमल डिवीजन। नो क्रोमोसोमल डिवीजन, ना तो उस सेल के अंदर कोई क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ, ना उस सेल के अंदर कोई सेल का डिवीजन हुआ। इसका मतलब मैम कोई एक चीज ऐसे है, जब उसका जन्म हुआ तब भी ऐसे थी, और जब वो मरी तब भी ऐसे थी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डिवीजन ही नहीं हुआ। अगर डिवीजन हुआ होता तो बहुत सारी सेल्स बनती, बहुत सारी सेल से टिश्यू बनते, टिश्यू से ऑर्गन बनते, ऑर्गन से उसका ऑर्गन सिस्टम बनता, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा अलग टाइप का बॉडी बन जाता। आपका जब जन्म हुआ था, क्या आप आज वैसे हो? नहीं हो। जब आप मरोगे तो क्या ऐसे होगे? नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है। लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसका जन्म हुआ तब भी ऐसा था और जब वो मरा तब भी ऐसा था। क्यों? क्योंकि भैया उसके अंदर कोई डिवीजन ही नहीं हुआ, कोई कोशिका विभाजन ही नहीं हुआ। और ये इस टाइप का जो सेल डिवीजन है उसे ही एमाइटोसिस कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एमाइटोसिस में कोई भी विभाजन नहीं होता। किसका विभाजन? गुणसूत्रों का। तो एनसीईआरटी ये समझती है कि आपका मेंटल स्टेट लेवल ऐसा है कि अगर आपको मैंने ये लिख दिया कि गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हुआ, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि जब क्रोमोसोम का ही डिवीजन नहीं हुआ, इसका मतलब वो सेल डिवाइड ही नहीं हुई होगी। कहने का मतलब ऐसा कोई भी जीव जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई, ना तो उसकी ग्रोथ हुई, ना उसका कोई डेवलपमेंट हुआ, उसकी ग्रोथ उसका कुछ नहीं, ना उसमें ऑर्गन बने, कुछ नहीं बना उसके अंदर, ना उसके अंदर टिश्यू बना, सिर्फ बेचारे के अंदर एक सेल है, ऐसे एक ही पड़ी है बेचारे के अंदर। जब जन्म हुआ तब भी एक थी और जब वो मरा तब भी वैसे का ऐसा मर गया एक में, क्योंकि इसके अंदर ना ही तो कोई ऑर्गन बना, ना टिश्यू बना, ना कोई इसकी ग्रोथ हुई, ना उसका डेवलपमेंट हुआ, ना इसकी वृद्धि, ना विकास, ना अंग बने, ना उत्तक बने, ना अंग तंत्र बने, ना कोई इसका बॉडी बना। जब जन्म हुआ तब भी ऐसा, जब मरा तब भी ऐसा। इस टाइप के सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है? एमाइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेन है बच्चों, एग्जाम में एग्जाम्पल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। और जब एग्जाम्पल की बात करते हो ना, एमाइटोसिस का एग्जाम्पल बनते हैं बैक्टीरियाज। कौन एग्जाम्पल बनते हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु, या अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ अमीबा। अमीबा भी क्या है? एक बैक्टीरिया है बच्चों। आप देखना, कोई भी बैक्टीरिया जब पैदा होता है, जब वो पनपता है, तब भी वो ऐसा था मान लो, और जब वो मरेगा तब भी वो ऐसा मर जाएगा। कहने का मतलब बैक्टीरिया के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या बनी? एक ही सेल बनी बेचारे के अंदर। मतलब उसके अंदर, इस सेल के अंदर ना क्रोमोसोम में डिवीजन हुआ, ना इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ। मैं एक बात बताऊं, अगर बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन होता ना, तो हमारे बीच हजारों लाखों बैक्टीरिया घूम रहे होते। हमारे बीच हजार, इंसानों से कई गुना ज्यादा, इंसानों से कई लाख गुना ज्यादा हमारे शरीर पर क्या हुए होते? तो आप बताओगे बच्चों, हमारे इस धरती के ऊपर बैक्टीरियाज होते। आप बैक्टीरिया को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बैक्टीरिया होता है लोअर क्लास का एनिमल, निम्न वर्ग के जीव जंतु माने जाते हैं। इसे लिविंग इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर सेल है। और मैंने बताया था कि भैया सेल थ्योरी क्या कहती है? अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? सेल होने चाहिए। इसलिए हमारी मजबूरी है, हम बैक्टीरिया को लिविंग बोल रहे हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसकी कोई ग्रोथ, कोई उसमें ऑर्गन, टिश्यू कुछ नहीं बना उसके अंदर। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हुआ। अगर डिवीजन हो चुका होता तो इस कमरे के अंदर कम से कम 10-12 बैक्टीरिया घूम रहे होते।
और मेरे ऊपर अटैक कर रहे होते और मुझे मार देते। जब बैक्टीरिया इतना छोटा है, हम उसको देख नहीं सकते और वो कितनी सारी बीमारियां कर देता है आपको, तो सोचो अगर धरती के ऊपर आपके चारों तरफ बैक्टीरिया घूम रहे होते तो हम इंसानों को तो वो कब का ही मार देते। तो अच्छा है, जो होता अच्छा है। तो याद रखिएगा, अमीबा हो गया, अमीबा जब जिंदा रहता है तब भी ऐसा था। यही बेचारे का शरीर है, इसी को बेचारा शरीर मानता है, इसी को सेल मानता है, इसी को टिश्यू मानता है, इसके अंदर कुछ नहीं बना नया। तो जब बना तब भी ऐसा और जब मरा तब भी ऐसा ही मर गया। मतलब इसके अंदर ना क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ, ना इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टिश्यू लेवल बना, ना कोई ऑर्गन लेवल बना, ना ऑर्गन सिस्टम बना, कुछ नहीं बना। तो इस टाइप का सब पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, सबसे कम विकसित कोशिका विभाजन कौन सा माना जाता है। वहां ऐसे क्वेश्चन देखकर आप बोलते हो ये तो मैडम ने पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई साहब, आपको मालूम होना चाहिए सबसे कम विकसित यही होगा। ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर डिवीजन होता ही नहीं है कुछ, तो सबसे कम विकसित तो यही हो गया। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि बैक्टीरिया में किस प्रकार का डिवीजन होता है, क्या करके आओगे, एमाइटोसिस। या एग्जाम में आ जाए सबसे कम विकसित कोशिका विभाजन कौन सा है, एमाइटोसिस है। कुछ बना ही नहीं तो अविकसित है। या पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो कौन सा सेल डिवीजन है जो सेल्यूलर लेवल पे होता है। सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या हो गया, कोशिकीय स्तर पर, मतलब जिसके अंदर सेल बनी है और वही सेल जब मरता है तो उसमें सेल ही रहती है, तो वो भी कौन सा होगा, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस, ठीक है। एक तरह कैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, बैक्टीरिया की कहां ग्रोथ होती है शैलेश, कभी देखा है आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ, हाँ कभी देखी है आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ। ग्रोथ होती ना तो आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं इस धरती के ऊपर। भगवान ने जो बनाया, सृष्टि ने सही बनाया। अब आइए, जो मेन हमारे बॉडी में जो डिवीजन होते हैं ना, वो ये दो होते हैं। अगर पूछ ले ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से सेल डिवीजन होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में या किसी भी लिविंग बॉडी में माइटोसिस और मियोसिस दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैम बैक्टीरिया को किससे देखते हैं, बच्चा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आपके पास माइक्रोस्कोप होने चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, नैनोमीटर साइज के ऑर्डर के होते हैं। इसलिए अनिशली आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस हमारे बॉडी में दो होते हैं। सबसे पहले तो इनसे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इन दोनों सेल डिवीजन की डिस्कवरी किसने की थी, इन दोनों सेल डिवीजन की खोज किसने की थी। तो पहला तो लिखेंगे माइटोसिस की डिस्कवरी की थी फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने माइटोसिस की खोज की थी। और दूसरा, अगर मियोसिस पूछ ले कि मियोसिस की खोज किसने की, तो हर्टविंग ने की थी। मैं इससे पहले हर्टविंग एक बार पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ये नाम सुना सुना लग रहा है। कौन महानुभाव बताएगा कि हमने हर्टविंग पहले कहाँ पढ़ा था, चलो बताओ कौन है वो महानुभाव, मैं भी देखूंगा आप मेरा पढ़ाया हुआ कितना याद रखते हैं, कहाँ पढ़ा था। इसके अलावा हर्टविंग ने क्या डिस्कवरी की थी, सुभाष, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ग्रोथ एक जैसी होती है। यस, सुरेश कुमार मीना शाबाश, मुस्कान कुमारी शाबाश बेटा। मैंने पढ़ाया था कि कौन सा टर्म दिया था हर्टविंग ने, साइटोलॉजी टर्म दिया था। ये होते हैं अच्छे बच्चे जो कभी कमेंट नहीं करते, बकवास कमेंट नहीं करते कि मैं लाइव हूं क्या, मेरा नाम ले लो क्या, जो सिर्फ और सिर्फ आंसर देते हैं। वंदना शाबाश बेटा, ज्योति, इसके अलावा सौरभ ने सही आंसर दिया है, विपुल ने सही आंसर दिया है, राधिका ने सही आंसर दिया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे बच्चे होते हैं उस बैच में ज्यादा एनर्जी लगाने का अपने आप मन करता है पढ़ाना। माइटोसिस मियोसिस ये दिया फ्लेमिंग ने, ये एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है कि माइटोसिस सेल डिवीजन किसने दिया था, तो यहां से आप इसको याद रखिएगा। अब मैं जो अगली कुछ बातें बता रही हूं ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरी बातें सुनो, क्योंकि मैं अगले 4 पॉइंट बोलने वाली हूं ना, उससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बनता है। पक्का मतलब पक्का बनता है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से। सम सूत्री, सम का मतलब है इक्वल, बराबर, ऐसा कोई सेल डिवीजन, और सूत्री का मतलब है गुणसूत्र। सम सूत्री, इक्वल क्रोमोसोम, ऐसा कोई सेल डिवीजन
जिसमें कोई सेल ने अपने आप को डिवाइड किया और डिवाइड करके इसने जो नई सेल बनाई है उन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होता है। क्योंकि यहां लिखा हुआ है सम का मतलब होता है इक्वल, यहां लिखा हुआ है सूत्री का मतलब होता है क्रोमोसोम। मतलब जहां पर क्रोमोसोम का नंबर इक्वल हो, उस किसके इक्वल हो, ये कौन सी सेल है? ये सेल है बच्चों पेरेंट सेल। ये है पेरेंट सेल जिसे मातृ कोशिका या पितृ कोशिका बोलते हैं। और ये क्या है? ये है डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल्स क्या होती हैं? पुत्री कोशिकाएं। तो ऐसा सेल डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल से डिवाइड होकर जो डॉटर सेल्स बनी हैं, उनमें उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जितने किसमें होंगे? पेरेंट सेल में होंगे। इस टाइप के सेल डिवीजन को माइटोसिस बोले तो समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अगर इस सेल में 4 क्रोमोसोम थे, 4 का मतलब 2 जोड़ी, तो बच्चों यहां पर भी 2 जोड़ी और यहां पर भी 2 जोड़ी आएंगे। मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डॉटर सेल। किसके मुकाबले में? जितने यहां पर होंगे और इससे डिवाइड होके बनी हुई होंगी, उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अगर यहाँ 8 जोड़ी हैं तो यहां पर भी 8 जोड़ी, यहां पर भी 8 जोड़ी। अगर यहाँ 10 जोड़ी हैं तो यहां पर भी 10 जोड़ी, यहां पर भी 10 जोड़ी। इसका मतलब मैम जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें आने चाहिए? डॉटर सेल में। इस टाइप का सेल डिवीजन क्या कहलाता है? माइटोसिस। कितना आसान है, कितना आसान है। अब आओ दूसरी तरफ, अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब होता है आधा, हाफ। सूत्री का मतलब क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ऐसा कोई सेल डिवीजन जिसमें किसी पेरेंट सेल ने अपने आप को डिवाइड कर मान लो ऐसे सेल बनाई। कितनी बनाई सब बताऊंगी अभी, सिर्फ पहले मैं एक आसान भाषा में समझा रही हूं। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस पेरेंट सेल में थे, उसके जस्ट आधे किसमें होंगे? इन डॉटर सेल्स में होंगे। मान लो अगर यहां पर 4 थे टोटल, या पेयर में बात करो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर यहां पर 2 जोड़ी थे तो बच्चों इनमें कितने आएंगे? 1-1 जोड़ी आएंगे। अगर यहां पर होते बच्चों कितने, आप बताओगे? 4 जोड़ी, तो यहां पर कितने हो जाते? 2 जोड़ी और 2 जोड़ी, ऐसे हो जाते। अगर यहां 8 जोड़ी होते तो यहां पर कितने हो जाते बच्चों? आप क्या बताओगे? यहां पर भी, यहां 4 जोड़ी, यहां 4 जोड़ी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर सिर्फ यहां पर 2 क्रोमोसोम होते, ऐसे एक ही जोड़ी होती, तो बच्चों एक इसमें आता और एक इसमें आता, ऐसे आता। मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, उसका जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें आएगा? डॉटर सेल में आएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे मियोसिस, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाएगा। किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम है? कितनी आसान भाषा में समझाया, अभी तक कुछ भी टफ नहीं लग रहा होगा आपको। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में आ गया, तो आप बता दोगे माइटोसिस हुआ इस सेल में। और अगर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस में है, उसके जस्ट आधे डॉटर सेल में मिल गए, मतलब यहां का आधे क्रोमोसोम है, तो आप बता दोगे इस सेल ने कौन सा डिवीजन किया है? मियोसिस करा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो, इसीलिए बच्चों इस सेल डिवीजन का दूसरा नाम क्या पड़ता है? ध्यान से सुनना। माइटोसिस को कहा जाता है इक्वल सेल डिवीजन या इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन, मतलब समान गुणसूत्रों का विभाजन। समान गुणसूत्रों का विभाजन का मतलब समझ गए आप? कि जहां पर जितने क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे, उतने तो किस में आए? डॉटर सेल में आए। और अगर इसका नाम लिखे हम तो इसे कहा जाता है हाफ सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं, आधे हो रहे हैं। तो इसे कहा जाता है, हाफ को क्या लिखेंगे? आधा। तो अर्ध गुणसूत्री विभाजन, अर्ध गुणसूत्री विभाजन। तो कभी पूछ ले इक्वल सेल डिवीजन किसको बोलते हैं? माइटोसिस। हाफ सेल डिवीजन किसे बोलते हैं? मियोसिस। यहां तक की क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे आसान कुछ चीज नहीं है। अब अगली जो मैं बात बता रही हूं उसे कान खोल के सुनो। जब किसी सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है,
मैं बताऊंगी, सुभाष शुक्ला आपने जो कमेंट बोला है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना कि मैम दो हैं तो एक एक कैसे हो जाते, होते हैं कब होते हैं अभी बताएंगे आपको। अगर आपने ढंग से पिछली क्लास सुनी हुई होती क्रोमोसोम वाली, क्रोमोसोम के टाइप, तो आपका डाउट ऐसा आता ही नहीं कभी। सुनना जा, दूसरी बात, जब कभी किसी सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से दो बनती हैं बच्चों। मतलब एक पेरेंट सेल अगर डिवाइड होती है तो कितनी डॉटर सेल्स बनाती हैं? दो डॉटर सेल्स बनाती हैं। इसीलिए इस सेल डिवीजन को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2n सेल डिवीजन। और n क्या है? नंबर ऑफ पेरेंट सेल। एक सेल से दो बनती हैं। अगर किसी एक सेल ने अपने आप को डिवाइड करके दो सेल्स बनाई, उसे बोलते हैं 2n सेल डिवीजन। और जहां पर n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेरेंट सेल, जहां पर n क्या है? मात्र कोशिका की संख्या। तो जिस सेल डिवीजन में एक सेल से दो बनती हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? 2n कहते हैं। उस सेल डिवीजन का नाम क्या है? माइटोसिस। और जब कभी मियोसिस होता है तो एक सेल से चार सेल बनती हैं बच्चों। ये लो, दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन क्या आता है? इसे कहा जाता है 4n सेल डिवीजन। 4n का मतलब समझ गए आप? जहां पर एक सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि किस सेल डिवीजन में एक से दो बनते हैं? माइटोसिस। किस सेल डिवीजन में एक से चार बनती हैं? मियोसिस। खत्म। जब नोट्स बनाओगे ऐसा कैसा लिख देना। अब जो अगली बात आने वाली है वो सब सुनने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूं, उन्हें कान खोल के सुनिए करें। सुनो, थोड़ा सा वापस चलते हैं, पुरानी क्लासेस में चलते हैं, ठीक है। जब आप पुरानी क्लासेस में चलोगे तो मैंने पढ़ाया था क्रोमोसोम के बारे में, और मैंने कहा था ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। पहला कौन सा हो गया? ऑटोसोम, याद है? और ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जो लड़का और लड़की में क्या हो? इक्वल हो, जो लड़का और लड़की में क्या हो? एक जैसे हो। और कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं? 22 पेयर। मतलब 22 पेयर का मतलब क्या हो गया? जो टोटल 44 क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। पढ़ाया था। क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम, दूसरा आता है एलोसोम। ऑटोसोम कितने? तो 22 जोड़ी। नंबर में पूछे तो 44। वो क्रोमोसोम जो लड़का लड़की के एक जैसे हैं वो ऑटोसोम है। वो क्रोमोसोम जो लड़का और लड़की के क्या हो? अलग अलग हो, उन्हें एलोसोम बोलते हैं। अगर वो लड़का है तो उसमें क्या होंगे? एक्स और वाई। मतलब एलोसोम कितने? दो। पेयर में कितना है? एक। ये रहा। अगर वो लड़की है तो उसमें क्या है? एक्स और वाई, सॉरी एक्स और एक्स। अब आप में से कुछ महानुभाव सोच रहे होंगे मैम एक्स एक्स तो कॉमन है, कट जाएगा, मैथ्स लगानी है क्या यहाँ पे? ये एक्स इस एक्स से अलग है तो इसकी कोई तुलना नहीं है इससे, ठीक है भाई साहब। चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि मैंने कहा था दो टाइप के क्रोमोसोम्स है, ऑटोसोम, एलोसोम। और मैंने एक बात बताई थी कि जब कभी भी कोई जाइगोट बनता है, मैं सब पढ़ा चुकी हूँ ये सब, तो भैया ये क्रोमोसोम तो एज इट इज आने चाहिए। कौन से? ऑटोसोम। मैंने कहा था जब कभी जाइगोट बनता है, जाइगोट से पूरा आगे चलकर इम्ब्रियो पूरा बच्चा बनेगा, तो ये क्रोमोसोम तो एज इट इज आने चाहिए। कितने क्रोमोसोम्स? 22 जोड़ी तो इसमें आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ऑटोसोम में चाहे लड़का बने चाहे लड़की बने, भाई साहब 22 जोड़ी तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये कॉमन क्रोमोसोम है लड़का और लड़की के। 22 पेयर थे, 22 ही आएंगे एक नई सेल के अंदर। मतलब टोटल नंबर में कितने आ गए? 44 आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं एलोसोम की। एलोसोम, अब बताओ पापा के अंदर एलोसोम कौन सा है? लड़के का मतलब पापा, जब वो लड़का इन फ्यूचर पापा बनेगा। जब लड़की प्रेग्नेंट है, जब उसके अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उस समय ये स्टेज आती है, ठीक है। लड़के मतलब पापा, लड़का बोलना अच्छा नहीं लगेगा, पापा। पापा के अंदर दो थे, दो एलोसोम है, एक्स और वाई, लेकिन एक बारी में एक ही आता है। अगर ये एक्स आया तो भैया, और लड़की मम्मी में से दो में से एक आएगा, तो ये और ये एक्स एक्स आ गए, तो ये एक्स एक्स जुड़ेंगे इस 44 के साथ। मतलब ये जाइगोट आगे चलकर क्या बनेगा? ये जाइगोट आगे चलकर बेबी गर्ल बनेगी, लड़की बनेगी।
मैम आप क्यों पढ़ा रही हो? मैं इसलिए पढ़ा रही हूं कि ध्यान से देखो मूर्खों, यहां पर 2 क्रोमोसोम थे पापा के, लेकिन 2 में से एक बारी में एक ही आया। इसका मतलब 2 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, डॉटर सेल में एक आया। इसका मतलब कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा? मियोसिस हुआ होगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और अगर यहां से पापा का Y आ चुका होता, मम्मी का X, तो अगर इस 44 के साथ कौन जुड़ जाता? XY, तो होने वाला बच्चा क्या पैदा होता? लड़का पैदा होता। इसका मतलब मैम पापा में 2 थे लेकिन एक बारी में एक ही क्रोमोसोम आया, मम्मी में भी 2 थे लेकिन एक बारी में एक ही क्रोमोसोम आया। इसका मतलब मैम ये जो सेल्स होंगी इनमें हाफ क्रोमोसोम हो गए, 2 का आधा एक ही तो होता है, तो इनमें कौन सा डिवीजन हुआ होगा? मियोसिस हुआ होगा। अब इधर आओ, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने के उतने आ गए। ऑटोसोम 22 जोड़ी थे और 22 के 22 इस जाइगोट में आ गए। मतलब जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही तो डॉटर सेल में आ गए। यहां 22 थे तो 22 जोड़ी लिखो, 22 पेयर थे तो इसमें भी 22 पेयर, इसमें भी 22 पेयर। इसका मतलब मैम जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऊपर थे उतने ही नीचे आ गए। इसका मतलब कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा? माइटोसिस हुआ होगा, समसूत्री विभाजन हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं वो सुन लो। सिर्फ एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं इस चीज को यहां भेज दो, इस चीज को थोड़ा सा यहां भेजो। और अब जरा मेरे साथ नोट करो कि आपका एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर क्या पूछता है? इधर लिख दो माइटोसिस, इधर लिख दो मियोसिस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों माइटोसिस मियोसिस भी लिख लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में माइटोसिस को माइटोसिस हिंदी में टाइप कर देते हैं। इसे कहेंगे हम समसूत्री विभाजन, इसे कहेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन। अब जरा लिखो माइटोसिस किस में होता है, किस टाइप के क्रोमोसोम में? तो ये देखो ना किस टाइप के क्रोमोसोम में, तो इधर क्या लिख दोगे? ऑटोसोम क्रोमोसोम में, या ऑटोसोम को हिंदी में ऑटोसोम में कहा जाता है। किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। और एलोसोम में, और एलोसोम में किस टाइप का सेल डिवीजन होता है? मियोसिस। ये लो एग्जाम का क्वेश्चन, पहला दूसरा। अब जो अगला एग्जाम का क्वेश्चन बताने वाली हूं इसे कान और मतलब खोपड़ी खोल के सब सुन लेना ध्यान से, ठीक है? क्या बताने जा रही हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा बोल रहे मैम जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? शैलेश करे पिछली क्लासेस देख ले मेरे भाई, सब समझ में आ जाएगा। जुड़वा कैसे होते हैं, तिड़वा कैसे होते हैं, सब पढ़ा चुके हैं वहां पर, ठीक है? अब मैं जो नेक्स्ट बात क्या बोलने वाली, ऐसी सेल्स जिनमें ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं उन्हें कहा जाता है सोमेटिक सेल्स, उन्हें कहा जाता है सोमेटिक सेल्स। हिंदी में कहा जाता है कायक या कायिक कोशिकाएं। ऐसी सेल्स जो कौन से क्रोमोसोम लेके घूम रही हैं उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। जो कौन से ऑटोसोम क्रोमोसोम लेके घूम रही हैं उन्हें सोमेटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन ऐसी सेल्स जिनके अंदर एलोसोम क्रोमोसोम है उन्हें बोलते हैं गैमेट सेल, उन्हें बोलते हैं गैमेट सेल, और हिंदी में बोलते हैं जनन कोशिकाएं या रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। या क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। मेल में कौन सी होती हैं? तो मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म्स, शुक्राणु, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा, अंडाणु। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवा, अंडाणु। तो बच्चों इसका मतलब मैम, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हो तो समझ गए कि मैम अगला पॉइंट क्या बताने वाली है। इसका मतलब मैम ऐसी सेल्स जिनमें एलोसोम क्रोमोसोम होते हैं वो गैमेट सेल या रिप्रोडक्टिव सेल कहलाती हैं, वो जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। मेल की होती हैं स्पर्म्स, शुक्राणु, फीमेल की होती है ओवा, अंडाणु या डिंब कहा जाता है हिंदी में। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का मतलब स्पर्म, स्पर्म और फीमेल वाली ओवा है, उनमें एलोसोम क्रोमोसोम है, और एलोसोम क्रोमोसोम में हमेशा और हमेशा कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो ये बताओ बच्चों तुम, जब मियोसिस स्पर्म और ओवा में कौन सा सेल डिवीजन होगा? अगर एग्जाम में पूछ लिया तो कोई टफ क्वेश्चन है क्या? ये बता दो।
अगर पूछ लिया मेल के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, और सॉरी उसमें कौन से क्रोमोसोम, एलोसोम। मेल के स्पर्म में क्या होगा, एक्स कोमा वाई, फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स होगा ओवा में। तो अगर आपसे पूछ लिया कभी एग्जाम में कि भैया शुक्राणु में और अंडाणु में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो इतना बचपना वाला क्वेश्चन लगेगा आपको कि कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। और इसका मतलब मैम इनको छोड़ दो, बाकी जो हमारे बॉडी में सेल्स है वो सब क्या कहलाती हैं, सोमेटिक सेल्स। आंख की सेल्स, नाक की सेल, कान की सेल, जीभ की सेल, जो हमारे अंगों का निर्माण करती हैं, जो हमारे बॉडी का निर्माण करती हैं। कायिक, कायिक को काया से, स्किन, स्किन और या फिर आपका शरीर क्या है, बोलते हैं ना एक काया भगवान की देन है, मतलब जो काया का निर्माण करती हैं, जो आपके पूरे बॉडी का निर्माण करती हैं, पूरे ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं, उन्हें बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। और सोमेटिक सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, और हिंदी में क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ये भी आता है कि गैमेट सेल्स में कौन सा सेल डिवीजन होता है, या स्पर्म्स में कौन सा होता है, अंडाणु में कौन सा होता है, या फिर ऐसे बोल सकता है, यस प्रेम, आपका आंसर यस होगा। यह पूछेगा कि हमारे शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, जिन्हें सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, जिन्हें कायिक कोशिकाएं बोलते हैं, उनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है। आंसर क्या दो, माइटोसिस। माइटोसिस क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में चाहिए होते हैं। यहाँ भैया स्पर्म्स के अंदर 2 हैं, एक्स और वाई, लेकिन एक बारी में एक ही चाहिए तो एक्स आएगा। 2 थे, आधा हो गया। 2 का आधा कितना होता है, एक ही तो होता है, एक ही तो होता है। इसीलिए मैंने कहा था ये बात आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगी। एक बच्चे ने कहा 2 का एक आधा कैसे हो जाएगा, मैंने कहा भाई साहब रुक जा, देख लो स्पर्म में 2 थे, लेकिन जब बच्चा बन रहा होता है, जाइगोट, उसका जब सेक्स डिटरमाइंड हो रहा होता है कि वो बच्चा लड़का बनना है लड़की, तो भैया पापा के स्पर्म से जो आया है उसमें से एक ही आएगा एक बारी में, और मम्मी के ओवा से भी एक आएगा। समझ गए। तो इसका मतलब कि अगर यहां से आप तो समझ गए होंगे कि इस बच्चे का ये जाइगोट है, इस जाइगोट से आगे ऑर्गन, टिश्यू, ये सब बनाने का काम कौन करेंगी, सोमेटिक सेल्स करती है हमारे बॉडी में। लेकिन अगर इस बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करना है तो वो कौन से सेल डिवीजन के थ्रू होगा, मियोसिस, क्योंकि मियोसिस किसमें होता है, स्पर्म्स और ओवा, अंडाणुओं में होता है। ये लो बात खत्म। अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। अगर आपने मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैं कह रही हूँ भाई साहब आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता। जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मुझे 1000 स्पर्म सेल्स बनानी है, मुझे 1000 स्पर्म सेल्स बनानी है, 1000 शुक्राणु कोशिका बनानी है, तो मेरे पास स्टार्टिंग में कितनी सेल्स होनी चाहिए। चलो आंसर करो। मुझे 1000 स्पर्म सेल्स बनानी है तो मेरे पास स्टार्टिंग में कितनी सेल्स होनी चाहिए थी। इसका आंसर जो जो सही करेंगे मैं मान जाऊंगी। सौरभ सिंह राजपूत भाई साहब आप क्या आंसर दे रहे हो। काना ने बिल्कुल सही आंसर दिया, और राहुल ने बिल्कुल गलत आंसर दिया, रंजीत ने बिल्कुल गलत आंसर दिया, सनील ने बिल्कुल गलत आंसर दिया, सिर्फ काना जी का आंसर सही आया है। हाँ, रंजीत ने अब सही आंसर दे दिया है। ज्योति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नहीं ज्योति आपका गलत, ज्योति गलत आंसर है बेटा आपका। 1000 बनानी है मुझे 1000 बनानी है। एक बच्चे का और सही आंसर दिख रहा था, अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का सही आंसर दिया। सोना कुमार गलत, बिट्टू कुमार का आंसर सही है, हिमांशु गलत, उमाशंकर गलत, रवि बहुत महा गलत, काना सही आंसर है, मोहन सही आंसर है, सोनू महा गलत आंसर है। अब बताओ तुम्हारा ये हाल है, मेरे से ज्यादा कुछ चिक्का चिल्लाने वाला टीचर नहीं मिलेगा तुम लोगों को। फिर कहते हो कि अभी तक सिर्फ 4 से 5। हिमांशी अब सही आंसर दिया है। अबे उल्लुओं, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो वहां पर एक सेल से 4 सेल बनती हैं, और मियोसिस किस में होता है, स्पर्म में होता है। तुम्हें कितनी बनानी है, 1000 बनानी है, तो 1000 कितनी लोग स्टार्टिंग में कि 4 गुना बन जाएंगी। 250 का 4 गुना कितना होता है, 1000। ये इस बात के लिए तुम लोगों ने मुझे गलत आंसर दे दिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फिर कहते हो न्यूमेरिकल आ गया। ये न्यूमेरिकल है क्या, ये न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया होता कि आपको बनानी है 4000 ओवा सेल्स,
तो आपके पास स्टार्टिंग में कितनी सेल्स होनी चाहिए थी? आपको 4000 ओवा सेल्स बनानी है, तो बताओ 4000 मतलब 1 से 4 बनती है, तो स्टार्टिंग में कितना लिया होगा कि 4000 बन गया? कितना लिया होगा? 1000 लिया होगा भाई साहब। 1000 इंटू 4 तो 4000 बन गई। अब सुनो, फिर कहते हो न्यूमेरिकल पूछ लिया। बायोलॉजी में कभी न्यूमेरिकल होता है क्या? है तुम्हारी खोपड़ी में घुसी हुई है सब बातें। अब सुनो, एक क्वेश्चन पूछ ले कि आपको बनानी है 5000 सोमेटिक सेल्स, तो स्टार्टिंग में कितनी सोमेटिक सेल्स होनी चाहिए थी आपके पास? इसका आंसर करना। चलो बताओ। सुरेश आपने 500 दिया था आंसर, मुझे याद रहती है हर चीज। आपका पहला कमेंट था और आपने 500 आंसर दिया था। 500 तब बनाओगे, 500 इंटू 4 2000। मैंने 1000 पूछी थी। अब ये बताओ, अगर आपसे पूछ ले कि 5000 कई कोशिकाओं का निर्माण करना है तो आपको कितनी चाहिए? बताओ। आप बिल्कुल सही है। अभी भी गलत आंसर। नेहा क्या खोपड़ी बगल वाले घर में छोड़ के आई हो क्या अपनी? अभी सोमेटिक सेल में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। और ये बताओ, माइटोसिस में 1 से क्या बनती हैं? 2 बनती हैं। तो ये बताओ, जब 1 से 2 बन रही हैं, कितनी बनानी है? 5000। तो 5000 का आधा कर दो ना, कितना हो जाएगा? 2500। तो 2500 जब डिवाइड करेंगी यहां पर, तो ये डिवाइड करके 5000 बना देंगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ली। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब कुछ इस खोपड़ी के अंदर गई है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक की क्लास में? आगे चलो। रामेश्वर कह रहे हैं 25,000। भाई साहब आप बताओ, इन बच्चों को मैं कैसे डील करूं? आप ही बताओ, इन बच्चों को मैं क्या करूं अब? हाँ, क्या करूं इन बच्चों का, ऐसों का? एक कह रहे 250 चाहिए होंगे, अमित कह रहा है। राहुल कह रहे 10,000। ओ भाई साहब। एक कह रहा है 5000 का 4 कम चौथा पार्ट ले लो। गजब यार, गजब। कोई तोड़ ही नहीं है आपका तो। अहमद खान कह रहे हैं 20,000 ले लो। अहमद जी, ब्लॉक हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। चलिए, ऐसे क्वेश्चन कर दोगे अगर एग्जाम में आ गए तो। भाई जब स्पम्स ओवा का दे तो आपका कुछ नहीं, उसे 4 से डिवाइड कर देना है। और हाँ, कभी कभी उल्टा भी पूछ, पता कैसे पूछेगा कि 200 स्पम सेल से कितने स्पम सेल्स बनेंगे। चलो, अगर इसका क्वेश्चन का आंसर दो। अगर पूछ लिया 200 स्पम सेल से कितने स्पम सेल्स बनेंगे, और यह आपसे पूछा हो बच्चों क्या कि 200 सोमेटिक सेल से कितनी सेल बनेंगी, ये लो, इसका आंसर करना। 200 सोमेटिक सेल से कितनी बनेंगी? तो भैया 200 इंटू 4, क्योंकि 1 से 4 बन रही, 200 को 4 करोगे तो 800। और अगर पूछ लिया कि 200 सोमेटिक सेल से कितनी बनेंगी, तो 400 बनेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर मत कहना कि मैम आपने हमें पढ़ाया नहीं, तो बहुत गुस्सा आता है पता है टीचर को। चलो करें फिर, आगे पढ़ाऊं। अब बता दो कि एक तरह घावों को भरने में कौन सा सेल डिवीजन सहायक होता है? रुको रुको रुको, थमो, जो पढ़ाया वो पढ़ो फिलहाल, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताने जा रही हूं स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। अब जैसे नाम लिखवा रही हूं ना, सब याद करके आने अगली क्लास में। सबसे पूछूंगी कोशिका विभाजन की स्टेज, कौन कौन से स्टेज में ये सेल डिवीजन कंप्लीट होते हैं। पहले कॉमन स्टेजेस बता रही हूं, फिर अपन अलग से पढ़ेंगे कौन सा, माइटोसिस, फिर मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी स्टेज हैं। सबसे पहला स्टेज आता है, उसे कहा जाता है इंटरफेज। इंटरफेज, अब नाम जैसे हैं भाई साहब याद करने पड़ेंगे, मैं अपने घर से बना के नहीं लाई हूं ये नाम, है ना। दूसरा है प्रोफेज। प्रोफेज नाम तो याद करने पड़ेंगे भाई साहब, कोई इलाज नहीं है। प्रोफेज, और क्वेश्चन भी आते हैं। मेटाफेज, पता कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी अवस्था इनमें से बड़ी होती है जो सबसे ज्यादा टाइम लेती है, कौन सी सबसे कम टाइम में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज, अगला है टीलोफेज, और लास्ट आती है बच्चों टीलोफेज। एक और याद कर लो,
साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इसी ऑर्डर में याद करनी है जिसमें उन्होंने लिखाई है, ये नहीं पहले एनाफेज लिख लो बाद में इंटरफेज लिख लो, गलत हो जाएगा मामला। साइटोकाइनेसिस, ये लो, ये नाम आपको याद करने हैं। अब इनका मीनिंग क्या है, ये क्यों लिखवाए हैं मैंने, ये भी बताया जाएगा। पहले ये बताओ अगली क्लास में ये नाम याद कर लाओगे, क्योंकि आज का क्लास का तो टाइम होने वाला है। हाँ मैं ये बताऊंगी बेटा, ये मैं बताऊंगी कि कौन से सबसे कम समय लेती है, कौन सी सबसे ज्यादा समय लेती है, माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस कैसे होता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज सारा पढ़ा दूंगी, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। आज सिर्फ जितना पढ़ा है उतना याद करके आना, और इसी ऑर्डर में याद करके आना कि भाई साहब इंटरफेस क्या, सबसे पहले इंटरफेस आती है, फिर क्योंकि पता है कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन की स्टेजेस को कौन सा एक जो सीरीज है वो सही है, तो कैसे, सबसे पहले इंटरफेस देगा, फिर देगा टीलोफेज, फिर देगा आपका मेटाफेज, फिर देगा एनाफेज, कहेगा ये सही है क्या, नहीं ये गलत है। सबसे पहले कौन सा आता है, आई, फिर आता है पी, फिर आता है एम, फिर आता है ए, फिर आता है टी, फिर आता है सी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसी ऑर्डर में याद करना, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसी ऑर्डर में याद करना, क्योंकि एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। अब क्या होती है ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक की क्लास आज के लिए बहुत है, इससे ज्यादा ऊपर पढ़ाऊंगी तो वही आंसर आने लग जाएंगे 2000 के 20,000, है ना बेटा, ठीक है। चलो अब बताओ किसी को कोई डाउट हो। 5 स्टडी लिखवाती हूँ, इसलिए मैंने 5 मिनट पहले छोड़ा, याद है स्टडी लिखवानी है। शाबाश, तुम लोग तो याद करके आए हो यार, मतलब कि आज मैम से पूछेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए, सबसे पहले हम बॉडी की स्टडी लिख रहे थे ना, तो पहले वही लिखो, है ना। अब जो जो लिखवा दिए वो मुझे याद कैसे रहेंगी, तो आप कभी बता देना, मैं लिख दूं कि मैम ये तो लिखवा चुकी हैं आप, है ना। चलिए सुनिए, किडनी के बारे में स्टडी करना, किडनी के बारे में स्टडी करना, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेन के बारे में स्टडी करना, न्यूरोलॉजी। अभी इजी लिखवानी है ना इस वीक, तो यही तो बात हुई थी हमारे बीच, यही तो डील हुई थी। नेक्स्ट हेयर्स के बारे में, जब आप बालों के बारे में स्टडी कर रहे हो, ट्रिकोलॉजी, ट्रिकोलॉजी। और आई के बारे में स्टडी करना, ओपेंथोलॉजी। और किसकी लिखवा सकती हूं मैं आपको जो इजी सी आपने बॉडी में जो आप याद करके आ जाओ। स्किन हो गया, हार्ट, लीवर, हाँ। नेक्स्ट लिखो लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े, फेफड़ों के बारे में स्टडी करना, पल्मोनोलॉजी। ये लो, ये 5 आपको याद करनी है, और नोट्स बना लेना। जिस रजिस्टर में आप नोट्स बना रहे हो ना, उसके लास्ट वाले पेज में ये चीजें लास्ट पेज में लिखनी है आपको। लास्ट के 8-10 पेज निकाल लो, उन 8-10 पेज में ये चीजें लिखते जाओ मेरे साथ, ठीक है। स्टडी, फिर कुछ साइंटिफिक नेम, फिर कुछ बॉटनिकल नेम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। टीथ का क्या होगा आज थोड़ी बता दूंगी, धीरे धीरे धीरे, हर क्लास में 5। डेंटोलॉजी होती है वैसे तो, ठीक है। हो गया बच्चों, तो ये आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब कल और परसों, मतलब फ्राइडे और सैटरडे, ध्यान से सुन लीजिएगा अनाउंसमेंट, फ्राइडे और सैटरडे आप फिजिक्स पढ़ोगे, क्योंकि इस पूरा वीक आप मेरे साथ थे, आप फिजिक्स पढ़ोगे। मैं जा रही हूँ भाई साहब कल घर 2 बजे, 2 बजे या 3 बजे निकल जाऊंगी कल, तो आप बढ़िया तरीके से फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स पढ़ो। संडे मंडे आपकी छुट्टी होगी, और छुट्टी को सिर्फ छुट्टी काउंट मत करना। आप अपने प्रीवियस क्लासेस अगर किसी की रह गई थी, बढ़िया से उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ताकि ट्यूसडे से आप मेरे साथ वापस बने रहो। ट्यूसडे से लेकर वापस फ्राइडे तक मैं क्लास लूंगी आपके बैच में, क्योंकि भाई साहब सबसे पीछे मैं चल रही हूँ, मुझे आगे आना है सबसे। ऐसा कोई बैच नहीं था जिसमें मैं पीछे चलती हूँ, मुझे आगे आना है, ठीक है ना। मेरा घर जयपुर में है, मैं रक्षाबंधन मनाने जा रही हूँ बच्चा। रक्षाबंधन है, कल जाऊंगी, परसों शनिवार को रक्षाबंधन मनाऊंगी, संडे को रुकूंगी घर पे बढ़िया तरीके से, मंडे की रात में आ जाऊंगी, ट्यूसडे को आपकी क्लासेस वापस कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, जो आप लोग बोलोगे वो कर दूंगी। टिश्यू पढ़ाएंगे, पहले टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है भाई साहब। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाऊं मैं, इजाजत है। इस वीक का मुझे लगता है मैंने पूरा कोटा पूरा कर दिया आपका पढ़ा के, है ना। हाँ, जयपुर जाऊंगी मैं, कल जयपुर जाऊंगी बेटा, मेरा जयपुर में घर भी बन रहा है फिलहाल, वो भी देखना है, और राखी भी बांधनी है। जयपुर क्या, फिर मुझे गांव जाना है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था ना, ऐसा किसी और बैच में बता दिया होगा। मुझे गांव भी जाना है, गांव में मैं बहुत सारे काम करवाती हूँ, वो देखने हैं मुझे अभी ना, ठीक है।
तो इस वीक मैंने पूरी अपनी क्लासेस जैसा मैंने प्रॉमिस किया था उस हिसाब से मैंने क्लासेस ली। आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बढ़िया सी अपनी बहन को अच्छा सा गिफ्ट दे, गिफ्ट ना दे पाए तो सिर्फ उसको रक्षा करने का और उसे हमेशा खुश रखने का और अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें शेयर करने का ही उसे आप एक गिफ्ट दे सकते हैं बोल के। ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आपसे ट्यूसडे मिलूंगी, ट्यूसडे से फ्राइडे वापस मैं। और आप लोग अगर मुझे बड़ी बहन मानते हैं तो मतलब बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी माने, तो एक बहन के नाते मैं अपने सारे भाइयों को यहाँ पर रक्षाबंधन की बहुत सारी विशेष दे रही हूँ। और मैं अपने दिल के सबसे अंदर वाला जो मसल है ना, तो सबसे अंदर की सेल बैठी होगी मेरे दिल की, उससे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं, अच्छे अच्छे प्रेयर्स करूंगी कि आप सब लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से उस एग्जाम की तैयारी करें और बढ़िया से आप नौकरी लगें और नौकरी लगकर आप अपने समाज का और अपने घर वालों का और इस देश का नाम आप आगे लेकर जाए। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मैं आपकी बहन हूं, चाहे बड़ी मानो चाहे छोटी मानो, और मैं आप लोगों को रक्षाबंधन विशेष दे रही हूँ। ठीक है। रक्षाबंधन पे खुश रहिए, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करिए। आपको कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। जब भी बच्चों को जरूरत पड़ी है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हुई हूँ, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में ले लीजिएगा। अगर आप कोई भी, बहुत सारे बच्चे तो मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे, देखो पहले से भी मैं अपने बैच का इतना कम अमाउंट रखती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आते कहते हैं कि मैम इतना पैसा भी मैं नहीं दे सकता। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, आप, मैं फ्री में आपका नहीं करवा सकती, लेकिन आप मेरे से पैसे ले लो। आप यकीन मानिए हर महीने में मैं कम से कम 20-25 बच्चों का तो अपने अकाउंट से उन्हें पहले पैसा भेजती हूँ, फिर बोलती हूँ आप परचेज कर लो बैच। तो मैं हर चीज, हर कोशिश करती हूँ, लेकिन बात वो है ना कि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है ना, उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो बस यही बात है। ठीक है। आपकी बहन नहीं है काना, आप मुझे बहन बना लो, क्या हो गया, है ना। आप मुझे बहन बना लो, क्या हो गया। अगर आपकी बहन नहीं है तो आप आइएगा कभी, हम राखी बांधेंगे आपको। ठीक है बच्चों। तो बढ़िया तरीके से खुश रहिए और बढ़िया तरीके से अपने जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। अपने माता पिता की अच्छे से कदर कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए और उनके मान सम्मान के बढ़ाने के लिए हमेशा अपना काम कीजिए आगे। ठीक है। चलो, तो अब 2 दिन आप अंकुर सर से पढ़ोगे और रक्षाबंधन के दिन मैं फिर आप लोगों को अच्छी सी प्रेयर्स दूंगी, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, बाय। अच्छा नहीं लग रहा मुझे आप लोगों को 3-4 दिन के लिए छोड़ना, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा।